गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ऐसे का जो पेपर होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो निबंध का पेपर होता है, ऐसे का पेपर होता है, उसमें 130 मार्क्स से ज़्यादा कैसे स्कोर किया जाए, या 130 जो अंक होते हैं उनसे ज़्यादा कैसे जो है अंक प्राप्त किए जाएं। अब आप एक मन में आपके एक शंका होगी, एक डाउट होगा कि सर ये 130 मार्क्स की ही बात क्यों कर रहे हैं, इससे ज़्यादा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम उसके लिए पहले हम देखेंगे कि जो टॉपर्स हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में, मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो हम देखेंगे कि 2021 में जो श्रुति शर्मा जी हैं, उनका जो मार्क्स है वो 132 मार्क्स है ऐसे के पेपर में। अगर हम 2020 की बात करेंगे तो शुभम कुमार के जो मार्क्स है 134 मार्क्स हैं। उससे हम पीछे जाएंगे तो प्रदीप सिंह के जो मार्क्स हैं वो 140 मार्क्स हैं। उससे पिछले टॉपर्स की बात हम करेंगे कनिष्क कटारिया जी की, तो उनके 133 मार्क्स हैं। उसके पिछले टॉपर्स की बात करेंगे तो अनुदीप सिंह हैं, उनके 155 मार्क्स हैं। उसके बाद उससे पिछले टॉपर की बात करेंगे तो नंदिनी के आर जी के मार्क्स जो थे 142 मार्क्स थे। टीना ढाबी जी के मार्क्स जो थे 145 थे। उसके बाद ईरा सिंघल के जो मार्क्स थे वो 160 मार्क्स थे। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा, पैटर्न ये देखा होगा कि पहले 2014 की अगर मैं बात करूं तो ईरा सिंघल जी के 160 मार्क्स आए हैं ऐसे के पेपर में, सोचिए आप। लेकिन अभी जो है वो लगातार मार्क्स जो है वो ऐसे में कम आ रहे हैं, मतलब टॉपर्स उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो टॉपर्स कितना स्कोर कर पा रहे हैं, देखिए ऐसे में टॉपर्स से भी ज्यादा मार्क्स लोगों को हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम टॉपर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनके मार्क्स को लेके, उस ग्राउंड को लेके हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सिविल सर्विसेज में जगह बनानी है और एक अच्छी रैंक लानी है, तो ये कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि 130 मार्क्स से ज्यादा आने चाहिए। उसके ऊपर तो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन अब मैंने ये आपसे बात जो की है, वो बात मैंने ये की है कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ऐसे का जो पेपर है उसमें 130 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ये देना चाहते हैं यूपीएससी के पेपर के बारे में, ऐसे के पेपर में। तो जब आप ऐसे के पेपर में जाएंगे, निबंध के पेपर में यूपीएससी में जाएंगे, तो एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे दो जो है खंड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए वो चर्चा हम बाद में करेंगे। बेसिक चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, इस तरीके से जो है आपको 8 ऐसे होंगे। एक सेक्शन में आपको 4 ऐसे होंगे, दूसरे सेक्शन में आपके 4 ऐसे होंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसे आपको, इनमें से कोई एक आपको यहां से करना है और एक आपको यहां से करना है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपको जो है हर सेक्शन से एक ऐसे करना है और ये 2 ऐसेज आपको लिखने हैं। तो ये टाइम कितना रहता है, तो टाइम जो रहता है वो 3 आवर्स का टाइम रहता है। अब उसमें से आपको, आप देख लीजिएगा, इसको आधा समय आपको यहां देना है और आधा समय यहां देना है। जनरली देखा यह गया है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो पहला ऐसे लिखते हैं बच्चे, वो थोड़ा अच्छा ऐसे होता है उनका। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम जाते हैं, मतलब सेकेंड ऐसे की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है, तो उसकी थोड़ी क्वालिटी जो है वो उतनी नहीं रह पाती जितनी कि पहले निबंध में लिखी गई है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हम दोनों ही जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसे, उसमें वो इक्वल जो है क्वालिटी मेंटेन कर सकें, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 1.5 आवर और इसमें भी 1.5 आवर आपको देना होगा, मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का समय अगर आप देंगे तो दोनों निबंध जो है आप ठीक से लिख सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
जो निबंध का पेपर आप देंगे वो कितने पेजेस में लिखा जाए, राइट, कितने पेजेस में लिखा जाए, कितने वर्ड्स में लिखा जाए, एक फंडामेंटल पॉइंट है ये। तो आप देखेंगे कि 1000 से लेके यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि अबाउट 1000 टू 1200 वर्ड्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पेज अगर आप लेंगे तो एक पेज में 100 वर्ड्स लिखे जाते हैं, 100 शब्द तकरीबन लिखे जाते हैं, एक नॉर्मल राइटिंग के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर हम 1000 वर्ड्स लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो ये 10 पेज में निबंध होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कोई जरूरी नहीं है कि आप 12 पेज में ही या 12 पेजेस में ही अपने जो ऐसे है निबंध है उसको आप इंक्लूड करें। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप 12 पेजेस में ही ऐसे को कंप्लीट करें तो ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने क्या कंटेंट लिखा है, किस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन या किस तरीके से आपने इंटरप्रिटेशन उसमें किया है, आपने चीज़ों को प्रेजेंट कैसे किया है। प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपने चीज़ों को लिखा कैसे है, राइट। अब कैसे लिखा जाता है और कैसे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है और कैसे कम शब्दों में 1000 में भी अगर आप लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंटेंट कैसे लिखा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, मार्क्स उसमें मिलते हैं, ना कि आपने कितना लिखा है। तो क्वांटिटी पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप ये सोच के चलते हैं कि हम 1200 पेजेस में लिख के आएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मुझे लगता है ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर हम फिलोसफिकल ऐसे हैं जो कि लिखते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड है, प्रवृत्ति यही है कि आजकल ऐसे ही निबंध पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे निबंध में, इस प्रकार के एसेज में 1200 पेजेस लिखना अपने आप में बहुत, कह सकते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल चैलेंज है बहुत बड़ा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है इसके फॉर्मेट के बारे में, और ये आप समझ लीजिए 250 मार्क्स का होता है। तो 125 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे और 125 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो कोशिश आप ये करें कि दोनों में क्वालिटी मेंटेन करें, और दोनों में क्वालिटी मेंटेन करने से आपको वहाँ भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो सेकंड वाले में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ट्रेंड क्या कहता है, मतलब प्रवृत्ति क्या कहती है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि 2018 से 2021 का जो ट्रेंड हम देखेंगे, तो इसमें मैं 2018 से 2021 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मार्क्स मिले हैं 132 से लेके, ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं, तो 132 से लेके 140 के बीच में मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। देखिए अब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि यूपीएससी का जो ऐसे का पेपर है उसमें क्या ट्रेंड है, क्या प्रवृत्ति क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 से लेके 2021 के अगर हम टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे तो 132 से 140 के बीच में है। अगर हम 2014 की बात करते हैं तो ईरा सिंघल जी के मार्क्स 160 थे। आप देखिए, मतलब 2014 से अब जो मार्क्स होते हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं, मतलब क्या है, थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले जो पेपर होता था, राइट, तो पहले जो पेपर होता था ऐसे का, उसमें जीएस और जीएस, अब ये मैं क्या बता रहा हूँ समझने का प्रयास करें आप, कि जो निबंध का पेपर होता था उसमें जो 2 खंड होते थे या 2 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो यहाँ पर ऐसे निबंध पूछे जाते थे, ऐसे जो हैं ऐसे पूछे जाते थे जिनका रिलेशन या जिनका कंटेंट जीएस से हमें मिल जाता था दोनों जगह। तो अगर हमारी सामान्य अध्ययन की तैयारी अच्छी है तो निश्चित रूप से जो है आप निबंध के पेपर में अपने आप को जो है आप काफ़ी सहज महसूस करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, और आप निबंध में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में यूपीएससी ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो चीज़ हम निबंध में पूछ रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं विषयों पर अगर हम निबंध के पेपर में भी वही चीज़ पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है ये रिपीटेशन है, ये पुनरावृत्ति है। तो इसलिए यूपीएससी ने इसको एक
देखा एक नई प्रवृत्ति लेके आए पैटर्न में, यूपीएससी के पैटर्न में, तो आप देखेंगे कि आगे जाके मैं इसके क्या क्या चल रहा है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर उन्होंने एक जो खंड है, एक खंड की बात कर रहे हैं कि एक जो खंड है वो अमूर्त विषय, एब्स्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट है, अमूर्त विषय पर निबंध पूछना चालू कर दिया यहां पे एक खंड में, और दूसरे में जो है जीएस का समावेश बना रहा है। मतलब अगर आपने सामान्य अध्ययन की तैयारी की है तो कम से कम एक निबंध तो आप अच्छा से लिख ही सकते हैं। तो ये देखा गया। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें बच्चे अपने आप को मार्क्स कम आने लगे, तो फिर यहाँ पे मुश्किलें खड़ी होती चली गई। फिर उसके बाद अब 2020 का अगर मैं अभी की बात करूं तो 2020 और 21 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इट वॉज नॉट इजी टू राइट 1000 वर्ड्स ऑन ईच टॉपिक विद इन टाइम कंस्टेंट। समय सीमा के अंतर्गत आप 1000 शब्दों को लिखना 2020 में और 2021 में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि 2020 और 21 के पेपर किससे रिलेटेड थे? अमूर्त विषयों से संबंधित, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक थे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो मार्क्स अब कम आने लगे हैं, इसीलिए अभी मार्क्स कम आ रहे हैं। अब ट्रेंड क्या है 2020, 2020, 2021 से? तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही जो खंड हैं या जो दोनों पार्ट हैं वहां पे एब्स्ट्रैक्ट खंड ए में भी है एक टॉपिक, और उसके अलावा जो है एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक हैं दोनों ही खंड में पूछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया यूपीएससी ने? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि सामान्य अध्ययन का, मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है जीएस से उसको अलग किया जा सके, क्योंकि सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज के पेपर का ही अगर उनको ऐसे में निबंध में अगर टेस्ट लिया गया तो फिर निबंध की भूमिका या उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। और मुझे लगता है कि ये जो ऐसे का पेपर है ये सबको एक लेवल पर लाने का प्रयास किया गया है कि सब लोग अपने आप को किसी भी बैकग्राउंड से हो, सब एक ही लेवल पे आ सकें। तो आपको पहले तो ये समझ लेना है कि आपकी जो जीएस की प्रिपरेशन है बहुत हद तक यहां पर काम नहीं आएगी, और मैं कहने से बचूंगा, अवॉइड करूंगा कि काम नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, और इसके हिसाब से जो है हमें आगे बढ़ना होगा। अब जैसे ये जो टॉपिक मैंने बताया अमूर्त विषय क्या होते हैं, जैसे मान लिया एक 2020 में एक निबंध पूछा गया है कि लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। मतलब क्या है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का जो लंबा सफर ही जीवन है, इस पे आपको निबंध लिखना है। तो देखिए यहां पर आप सोच सकते हैं कि यहां पर जो है इस प्रकार के ढेर सारे जो है मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, बट उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि आप चीजों को समझ सकें कि ये विषय होता क्या है। ठीक है, यूपीएससी क्या चाहता है अच्छा? तो पहले वो ये चाहता है कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं किसी चीज को लिखने की, वो निबंध से थोड़ा हटके हो। निबंध में मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, सामान्य अध्ययन से हटके हो। तो जो जीएस का जो पेपर है, जीएस के पेपर में जिस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं, जिस प्रकार से आप पॉइंट्स वहां पे रेज करते हैं, या फिर जो फॉर्मेट होता है, निबंध के पेपर में ये अलग होता है। क्या होता है कि आपको एक एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब जो यूपीएससी क्या करता है, एक टॉपिक आपको दे देता है, उस पर अपने आइडियाज आपको लिखने हैं। तो यहां पे समझना क्या खास बात है? समझना एक खास बात है
कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो क्या है, किस फ्लो में है, आपके आइडियाज कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप उनको उन विचारों को कैसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस के साथ में, एक लॉजिकली और इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव वे, राइट, और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आप कैसे दे सकते हैं, ये उसके एग्जाम है, राइट। मतलब कोई टॉपिक दिया गया है तो सारी चीजों को आप अपने आइडियाज को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकली, राइट, और इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, कम शब्दों में ज्यादा बात, प्रभावी तरीके से आपकी जो प्रस्तुति, अगर हिंदी भी कहूं तो ये महत्वपूर्ण है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी यही चाहता है कि आप एक कंक्लूजन दें, एक निष्कर्ष दें कि जो आपने पूरी बातें कही हैं उसके बेसिस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है। यहां पे आपको जरूरत होती है स्पॉन्टेनियस थिंकिंग की जरूरत होती है, आपको राइटिंग स्किल्स की जरूरत होती है, आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना भी आप कोशिश कर लें, जनरल स्टडीज में 130 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए या 130 प्लस मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुद्दा ये है। तो देखिए, जब सारे आपकी सामान्य अध्ययन की मुख्य परीक्षा की जब आपकी तैयारी हो जाएगी, एथिक्स की तैयारी हो जाएगी, आप बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ लेंगे, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, कांट है, हीगल है, राइट, या फिर आपका अम्बेडकर है, गांधी जी हैं, तो ये सारी चीज़ें, गुरु नानक हैं, गुरु नानक साहब हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपका जो नॉलेज होता है, नॉलेज पूल हो जाता है, वो भर जाता है और आपको ये समझ में आता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन को या उस नॉलेज को किस फ्लो में लिखना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए, उसका धारा प्रवाह क्या होना चाहिए, ये तभी आएगा जब आप पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि फिलोसफिकल एसेज हैं, अगर आप उनको लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ परेशानी है, दिक्कत कहाँ है, हमें कैसे लिखना चाहिए, कैसे हमें 10 to 12 पेज लिखने चाहिए। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि आप पिछले सालों के जो ऐसे के क्वेश्चंस पूछे गए उनको लिखें, और लिखने के बाद जो है, जो आप लिख रहे हैं उसके साथ साथ आप टीचर को चेक कराएं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या होना चाहिए। और अभी से आप कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में, चूँकि देखिए आप एथिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और एथिक्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन कल्चर से कवर होंगी, भारतीय संस्कृति से कवर होंगी, बट आपकी कुछ कोटेशंस हैं, कोटेशंस जनरली उठा के रख दिए जाते हैं, तो उन कोटेशंस को आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे उसका प्रैक्टिस सीखें। साथ में बुद्धिज्म है उसको अच्छे से पढ़ लें, गुरु नानक साहब के बारे में पढ़ लें, शंकराचार्य साहब के बारे में पढ़ें, और महावीर स्वामी जो हैं, गांधी जी हैं, तो अब्दुल कलाम साहब हैं, अम्बेडकर साहब हैं, JS मिल है, गीता है, राइट। तो ये, और इंडियन फिलॉसफी क्या है, राइट, उसकी इंडियन फिलॉसफी में क्या क्या कितने टाइप की फिलॉसफीज हैं, वो क्या कहती हैं, उनका दर्शन क्या है, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी क्या है। तो अगर आप इस ढंग से ये टॉपिक को लेके अगर आप चीज़ों को तैयार करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे और ये आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो है आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में ये सब चीज़ें समझा दी हैं कि ऐसे के पेपर को कैसे किया जाए। अगर आपकी डिमांड रहेगी और तक आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ ऐसे आपको लिख के दिखाऊं, तो मैं कुछ ऐसे इनका फॉर्मेट क्या हो सकता है, क्या हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल एक शॉर्ट जो भी चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी, मैंने अपने संक्षेप में कोशिश किया है कि संक्षेप में आपको प्रेजेंट किया जाए। यही मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक तरीके की प्रस्तुति थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।